Hello friends, I am Astha. Welcome to our channel NDA Buddies. Today we'll discuss some chemistry questions. ठीक है, और ये हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस की 4th सीरीज़ है और ये हमारे कुछ सिलेक्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. इनको आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन एयर इज ब्लोन from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky. This is due to the presence of. Okay, तो हम सब ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. ठीक है, अगर टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर है वो कैसा टर्न हो रहा है, मिल्की टर्न हो रहा है, तो इसके जो हमें सबस्ट्रेट हैं, ओके, बेसिकली जो लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, CaOH का होल ट्वाइस. तो ये मिल्की कब टर्न करता है, जब दो सबस्ट्रेट्स आपस में रिएक्शन करते हैं. कौन कौन से दो सबस्ट्रेट होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, CaCO3 किससे रिएक्ट करता है, जब CO2 से, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तब जो लाइम वाटर होता है वो कैसा टर्न हो जाता है, मिल्की टर्न होता है. बट बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या होता है, वाइट होता है. ठीक है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है. मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, बट इसको हम मेनली क्या बोलते हैं कि ये इनसॉल्युबल होता है. इसीलिए जो ये लाइम वाटर होता है इसको ये कैसा टर्न कर देता है, मिल्की टर्न कर देता है. ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Which one of the following is the energy currency for cellular process? ओके, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से जो सेलुलर प्रोसेस होते हैं उनमें एनर्जी करेंसी किसे बोला जाता है, मतलब कि एनर्जी किस चीज़ से मिलती है. ओके, तो हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस में सुना होगा आपने, एक वर्ड है मेटाबॉलिज्म. ओके, तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है. तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो जब ये सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो जो रिस्पिरेशन होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, जब हम कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल लेते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, तो इसका क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है. तो ये सब होने के बाद जब एनर्जी, जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है वो नॉर्मली किसी सेल पे रिलीज नहीं होती है, वो क्या होती है, ट्रैप होती है. किस में ट्रैप होती है, एक मॉलिक्यूल में. आप इसे एनर्जी की पैकिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये किस में ट्रैप होती है, ATP मॉलिक्यूल में. ATP मॉलिक्यूल मतलब ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होता है. ठीक है, किसका, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का. ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है. नाइट्रोजनस बेस इसमें कौन सा होता है, एडेनाइन होता है. ओके, एक राइबोस शुगर होती है और क्या होते हैं इसमें 3 सीरियली बाउंडेड फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, तो ATP जो होता है ये बहुत ही स्टेबल होता है. कैसा होता है, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है और ये हमको प्रोवाइड करवाता है रिलीजेबल एनर्जी. ठीक है, जो एनर्जी आराम से रिलीज हो जाती है किन के बॉन्ड्स के बीच में, दो सेकेंड और थर्ड फास्फेट ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में ये जो एनर्जी होती है ना, ये ट्रैप होती है. ठीक है, और जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है. ओके, दैट इज वाई ATP इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एनर्जी करेंसी फॉर अ सेलुलर प्रोसेस. क्यों, क्योंकि इसमें ये क्या प्रोवाइड करवाता है, इसके जो 2 बॉन्ड्स होते हैं सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप, ये आराम से हमको एनर्जी ट्रैप करके उसको रिलीज कर सकते हैं. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following is the first enzyme to mix with food in the digestive tract. ओके, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले डाइजेशन में पार्ट लेता है. ओके, ठीक है, तो बेसिकली हमसे काफ़ी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि फेमस है कि डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, तो हमारा क्या आंसर होता है, माउथ.
ठीक, हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से हो जाता है, वो माउथ से ही हो जाता है। और हमारा जो माउथ है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कौन से एंजाइम सेक्रेट करती हैं, जिनमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है। ओके, तो बेसिकली इन ऑप्शंस में हमें दिख रहा है ट्रिप्सिन नहीं होता, सेल्यूलोज नहीं होता, पेप्सिन नहीं होता। ओके, ऑप्शन डी एमाइलेज। ठीक है, कौन कौन से दो एंजाइम हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलते हैं, एमाइलेज और लाइसोजाइम। ठीक है, तो बेसिकली ये फूड के साथ मिक्स होता है। और जो एमाइलेज होता है वो किसका डाइजेशन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ये कन्वर्ट करता है उसको सिंपल शुगर में, कौन सी, सुक्रोज में। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Mahatma Gandhi's Dandi March, a great event in Indian freedom struggle, was associated with। ओके, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप सब ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो डांडी मार्च हुआ था, गांधी जी ने किया था, वो नमक के लिए हुई थी। ओके, बिकॉज शायद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने टैक्सेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए थे इसके लिए। ठीक है, इसका प्राइस कम कर दिया था, तो गांधी जी ने अपना खुद का नमक बढ़ाने के लिए ये इवेंट की थी। ओके, तो बेसिकली ये किसके लिए हुआ था, नमक के लिए। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट इट्स अ मैचिंग। और यहाँ पे हमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स के जो नॉर्मल नेम्स होते हैं वो दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें उनके केमिकल फॉर्मूले दिए गए हैं, तो हमें मैच करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl का होल ट्वाइस। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑप्शन 4 है, और इसमें मे बी राइटिंग मिस्टेक होगा, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl का होल ट्वाइस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर किससे मैच करेगा, ऑप्शन 4 से। ठीक, ओके, और जो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, आपको पता ही है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये दिखने में कैसा होता है, ये वाइट सॉलिड होता है, और कॉमर्शियली जब हम इसको देखते हैं तो ये हल्का सा येलोइश अपीयर होता है। ठीक, और इससे क्या आती है, स्मेल भी आती है। ठीक है, जब आप लोग कपड़े वगैरह धोते हो, ठीक है, तो वही तो होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो इससे क्या आती है, स्मेल आती है, खुशबू आती है। वो किसकी वजह से आती है, वो क्लोरीन की वजह से आती है। ठीक है, और इसकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है आप सभी जानते हैं, ऐसा पानी में घोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। ओके, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ओके, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। ठीक है, और जो बेकिंग सोडा होता है ये नॉर्मली किससे बना होता है, ये इसमें सोडियम कैटायन होता है और बाइकार्बोनेट का एनायन होता है। ठीक है, और ये भी कैसा अपीयर होता है, हमें वाइट अपीयर होता है, ये सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन है। ठीक है, और इसको हम पाउडर फॉर्म में भी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, कि अब ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, Na2CO3 और 10H2O। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें भी हमें राइटिंग एरर दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये क्या होता है, Na2CO3 ओके और 10H2O। ये कैसा होता है, ये हाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट होता है। ओके, ये इनऑर्गेनिक होता है, और ये क्या होता है, हाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3 ओके, और 10H2O, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रेट बोलते हैं। ओके, नाउ और हमारा लास्ट है क्या, स्लेक्ड लाइम। ओके, लास्ट है हमारा स्लेक्ड लाइम। तो ये बेसिकली क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, मीन्स ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बेसिकली ये जो स्लेक्ड लाइम होता है
ये कैसा दिखता है, ये मतलब कि वाइट पाउडर होता है, ओके। ये कलरलेस क्रिस्टल की तरह होते हैं आप जब इनको देखेंगे, और ये वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये इसके अलग अलग भी नेम आपने सुने होंगे, हम इनको दूसरे नामों से भी जानते हैं, लाइक हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं, कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं, और इसका बहुत अच्छा नाम है बिल्डर्स लाइम, ओके, इसे ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मैच कर लिया है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर अवर क्वेश्चन नाउ, ओके। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज okay, the number of water molecules associated with copper sulfate molecule to form crystals is, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉपर सल्फेट से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली कितने नंबर में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और क्यों जुड़े हुए होते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रेटेड फॉर्म है वो हमें पता है CuSO4 5H2O होता है, और ये कैसा कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके कॉपर से कैसे अटैच्ड होते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, और एक प्रेजेंट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, ओके। तो इसमें टोटल कितने हुए, 5 नंबर हुए किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स के। ये जो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि क्रिस्टल बनते हैं और उनका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो 10 होता है, जैसे कि ऊपर आपने वॉशिंग सोडा का देखा था यहाँ पे, ओके। तो इसका कितना था, 10 था, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। और कुछ का आपने एक नाम सुना होगा, ग्रीन विट्रॉल होता है, ओके, उसका 7 होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो कॉपर सल्फेट होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका कितना होता है, 5 होता है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज, ओके। जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं अगर हम उन्हें कुछ टाइम के लिए एयर के साथ एक्सपोज्ड रखते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है बेसिकली, ठीक है। तो मेनली ये होता है कि जब सिल्वर मेटल क्या होता है, रिएक्ट कर लेता है, जो सल्फर होती है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उससे क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है सिल्वर, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो सल्फाइड की लेयर ना उस मेटल के ऊपर क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, और जब वो फॉर्म हो जाती है तो इसकी वजह से वो कैसा अपीयर होने लगता है, डल और ब्लैक अपीयर होने लगता है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस, सिल्वर गेट oxidized, no. Silver reacts with moist carbon dioxide, no. Okay, silver reacts with sulfur in the air to form a coating of a silver sulfide. Yes, it's the very correct answer for this question. So option C will be the right answer. Now let's move to our next question, that is, okay, which one of the following is used for storing biological tissue? कि हमें इनमें 4 केमिकल्स दिए गए हैं और इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि बायोलॉजिकल टिश्यू को स्टोर करने में यूज़ होता है। तो बहुत ही फेमस टेक्निक है प्रिजर्वेशन की, जिसे हम बोलते हैं, कौन सी टेक्निक, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्रायो प्रिजर्वेशन में हम सब ने पढ़ा है कि कौन सा कंपाउंड यूज होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, ओके, लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ होती है। बेसिकली इस मेथड में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो फ्रीज हो जाते हैं, ओके, क्योंकि ये बहुत ही लो टेम्परेचर में प्रिजर्वेशन करते हैं इसका, ठीक है, और इनको सालों तक हम प्रिजर्व्ड रख सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री पर होता है, और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। इसमें जितनी भी ड्यूरिंग दिस प्रिजर्वेशन जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही स्लो हो जाती हैं, ओके। उन्हें कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। इसीलिए वो जो टिश्यू होता है वो कैसा रहता है, जैसा हमने उसको स्टोर किया था। इसीलिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं इसमें, क्रायो प्रिजर्वेशन, और उसमें कौन सा इसमें यूज़ होती है, लिक्विड
nitrogen. Okay, so option A will be the correct answer for this question. Now let's move to our next question, that is the valency of phosphorus is. Okay, phosphorus की वैलेंसी कितनी होती है? तो बेसिकली हमें वैलेंसी किस लिए हम निकालते हैं, हमें पता है कि कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, या मॉलिक्यूल होता है, उसको क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, वो कितने मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। ओके, तो बेसिकली अगर हमें फॉस्फोरस की वैलेंसी निकालनी है तो हमें पता है कि जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, 5, ठीक है। तो अब इसे अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इसे अपना जो ऑक्ट है वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो या तो इसे 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी से लेने पड़ेंगे, ओके, या तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे या इसे 5 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। अब देने क्यों पड़ेंगे, इसके पास तो 5 पहले से ही होते हैं, ठीक है। तो जो वैलेंसी ऑफ 5 है ये ड्यू टू एक्साइटेशन की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s ऑर्बिटल, ओके, 3s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल तक जो एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ये उससे क्रिएट होती है और इसकी वजह से क्या बनता है, ये लीड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इससे क्या बन जाता है, 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है, जो कि फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी शो करता है। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों, अगर उसे अपना ऑक्ट कंप्लीट करना है तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने पड़ेंगे बाहर से, ओके, तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और उसके पास स्टेबिलिटी फॉर्म हो जाएगी, और नहीं तो वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसको फॉर्म करेगा और अपनी वैलेंसी को कितना दिखाएगा, 5 दिखाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारी ये केमिस्ट्री की सीरीज़ ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस है, ओके, एफकैट है, तो ये सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।